हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर जो 10th का है उसमें एक छोटा सा टॉपिक पिक करने वाला है जिसके बारे में न्यूटन ने डिस्कस कर रखा है। तो टॉपिक का नाम हमारा है बेटा फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मास बॉडी है, क्या है, मास बॉडी है जिसमें मास है। अगर हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, सपोज इसको ऊपर फेंक रहे हैं, इससे नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे हूँ, ये दीवार यहाँ पे है, ये बोर्ड यहाँ पे है, हम सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने अमाउंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमारा बेटा पहला जो टॉपिक है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बात है वो न्यूटन ने करी थी। न्यूटन को क्या समझ में आया, अभी देखो, मान लो यहाँ न्यूटन बैठ रखा है, ठीक है ना, ये वही न्यूटन है जिसकी बात हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। न्यूटन बैठ रखा है, मान लो झगड़े करके आया अपनी बीवी से और यहाँ बैठ रखा है और एप्पल इसके सर पे गिर गया। फिर न्यूटन को लगा भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। अभी न्यूटन सोचते बैठा कि एप्पल जब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन के दिमाग में आया कुछ तो ऐसा है जो एप्पल को नीचे खींचते हुए आ रहा है। तो न्यूटन ने क्या समझा कि भाई चलो ठीक है, कुछ तो खींचते हुए आ रहा है, मतलब फोर्स होगा, फोर्स से किसी को पुल कर रहा होता है या पुश कर रहा होता है। तो उसको समझ में आया कि जो भी चीजें नीचे आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं धरती, ये अर्थ जो है उनको खींच रही है। जो खींच रही है वो एक अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रही होगी, ठीक है। उसी को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एक चीज समझ में आ गया बेटा हमें कि जितने भी बॉडी है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस फोर्स से, जिस भी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर न्यूटन को समझ में आया कि भाई चलो ठीक है, ये तो हमारा हो गया फोर्स, ओके। सो अपन बनाते हैं पिक्चर। बेटा मान लो हमारे पास में क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। हमने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, एक का मास m1, एक का मास m2। मान लो बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अरे इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो मान लो r है। क्या है, r है। तो न्यूटन ने क्या बोला कि भाई जो भी ये फोर्स होने वाला है, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं भाई, रुको, व्हाइट करते हैं ना, हाँ। न्यूटन ने क्या बोला कि इनके बीच जो भी फोर्स लगने वाला है, एक्चुअल में वो जो फोर्स होगा बेटा F, दैट इज अ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अभी देखो मल्टीप्लाई को ना हम फिजिक्स में प्रोडक्ट बोल देते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हमने क्या करा, मास m1 मास m2 को मल्टीप्लाई करा है। तो न्यूटन ने क्या बोला है कि जो भी फोर्स लगने वाला है बेटा ऑब्जेक्ट के बीच में, फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो हमने ये लिख दिया, ओके। अगली लाइन क्या है बेटा, दिस फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडी। मतलब ये जो फोर्स होगा बेटा दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो मैंने क्या बोला, प्रोपोर्शनल बोला तो 1/r² बोला, या फिर आप बोल सकते हो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जैसे ही दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करोगे, मतलब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो आपका एक फॉर्मूला बन के आएगा बेटा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड में r²। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट को हम लिख देते हैं बेटा, फाइनली हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड में r²। ये था न्यूटन दादा का फॉर्मूला। आई होप सो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला, एक का मास m1 एक का मास m2, इनके बीच फोर्स लगेगा, उस फोर्स को उसने ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। फॉर्मूला क्या बनाया कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला हमारा बन गया है बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे, ओके। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ओके, हाँ। तो हमने फॉर्मूला क्या मिला बेटा कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला मिला F इज इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइड में r²। m1 m2 क्या है बेटा, m1 m2 यहाँ पे मासेस है, क्लियर है क्या। और जो आपका r है, r इज ए डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस, ओके। एंड F जो है बेटा वो हमारा फोर्स है। एंड जो कैपिटल G है वो क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू डिफाइंड है, वो वैल्यू कितनी होती है, तो 6.67 10⁻⁻11। अब यूनिट क्या होगा बेटा, अब यूनिट के लिए क्या करेंगे हम, अक्सर हम यूनिट भूल जाते हैं, तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे g लिखना चाहूँ तो g क्या आएगा बताओ तो। चलो ठीक है मैडम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर r को इधर मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या बनेगा, ये आपका F_r²। और ये m1 और m2 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाना है, m1 एंड m2। यूनिट क्या बनेगा, ध्यान दो यहाँ पे, F क्या है, फोर्स।
फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो हमने लिख दिया न्यूटन। ओके, आर क्या था? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था, तो यूनिट क्या होगा? मीटर। क्योंकि आर स्क्वायर था तो यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर डिवाइड में केजी मतलब मास, मास मतलब केजी, मतलब यूनिट हो गया भाई। तो यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम 2 बार आएगा तो हम लिख देंगे किलोग्राम का स्क्वायर। मतलब जो ये जी है इसका जो यूनिट होगा बेटा दैट इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। मतलब वैल्यू तो हमें याद कर लिया, यूनिट फटाक से निकाल लेंगे। ये यूनिट क्या होगा बेटा? तो दैट इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड में किलोग्राम का स्क्वायर। ये हमारा हो गया कैपिटल जी की वैल्यू और ये हो गया कैपिटल जी का यूनिट। ओके, सो इतना क्लियर हो गया। एक लाइन में डेफिनेशन कैसे याद रखनी है कि न्यूटन ने क्या बोला? जो भी फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। एंड फॉर्मूला आपको फटाक से याद हो जानी है, राइट। ओके, जी की वैल्यू याद हो गई आपको। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो तुम्हारे बोर्ड में एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? पहली बात तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ रखा था, अब कब आया हुआ है? 2024 में ही पूछा है, क्या पता 26 में रिपीट कर ले, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि देख 2 मासेस गिवन है, एक का मास m1 बोल दिया है, एक का मास m2 बोल दिया है। कह रहा है ये उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। ओके, डिस्टेंस कितना है? d है। तो कह रहा है भाई एक काम कर, हमें बता दे कि स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि न्यूटन का स्टेटमेंट क्या होगा? आपको तो पता है भाई, एक लाइन में बोलोगे आप, मैडम जो भी फोर्स होना है दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो वो तो हमारा डेफिनेशन हो गया एक लाइन में। सेकंड क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे, जो बी वाला पोर्शन है, बी वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है बेटा? एक सेकेंड ना, हाँ, बी वाले पोर्शन में क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी इज ट्रिपल, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, आपने फॉर्मूला क्या निकाला है? F बराबर m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। 1 सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके, हाँ, तो आपने फॉर्मूला क्या निकाला बेटा? F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 सेकेंड बालक, हाँ, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हमने डिस्टेंस को ट्रिपल करा, मतलब 3 गुना बढ़ाया, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा देख सिंपल सी बात है, अगर इसका मास m1 था, एक का मास m2 था, डिस्टेंस इनके बीच का r था, तो फॉर्मूला ये बना। अगर हमने डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, मतलब r की वैल्यू अगर हमने 3r रख दी, तो न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? न्यू फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका g, मास तो हमने वही रखा है, ठीक है, तो g m1 m2 डिवाइड में r की जगह पे 3r रख देंगे, तो 3r का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9r स्क्वायर। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है दैट इज पहले वाले वैल्यू के बराबर नहीं है क्या? एक काम करते हैं, इसको न्यू लिख देते हैं ना। तो जो न्यू फोर्स होगा बेटा आपका Fn इज इक्वल्स टू 1/9 और g m1 m2 बाई r स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। तो एक चीज समझ में आ गया बेटा कि अगर हमने क्या करा, उनके बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल करा, क्या करा? ट्रिपल करा, मतलब 3 गुना करा, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा ना वो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब जितना पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/9 कर दो, अभी क्या होगा? वो उतना न्यू फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सो बी वाले का आंसर ये हो गया। ओके, फटाक से आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, what will happen to the gravitational force if the mass of one object is double? क्या बोल रहे हैं? What will happen? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बेटा अगर हमने क्या करा है? एक मास को डबल करा है। तो उसके लिए भी क्या करना है बेटा? देख सिंपल सी बात है, 1 सेकेंड ना, इसको सबको हटाती हूं मैं। ओके, 1 सेकेंड बस, हाँ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि अगर मान लो हमने मास को क्या करा है? ट्रिपल करा है, सॉरी डबल करा है एक मास को। सिंपल सी बात है, तो अगर मास डबल नहीं होता तो फॉर्मूला क्या बनता? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। एक मास को इसने क्या करा है? डबल करा है। तो एक काम करते हैं, जी रख देते हैं। मान लो पहले वाले मास को इसने क्या करा होगा? डबल करा होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 2m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। ये क्या बेटा हमारा? F न्यू है ना। F न्यू क्यों लिख रहे हैं? जब हमने मास को चेंज करा तो नया फोर्स तो आएगा ना, तो इसलिए F न्यू लिख दिया। ओके, एक काम करते बेटा, देख यहाँ पे ध्यान से, अगर मान ले 2 को हमने आगे लिख दिया,
फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा g, यहाँ पे आएगा m1, यहाँ पे आएगा m2, नीचे में आएगा r स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं 2, और ये जो g m1 m2 बाई r स्क्वायर है ना, ये देखो अगेन f के बराबर है, तो आपका फोर्स कितना होगा बेटा, आपका F न्यू जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F। कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ F होगा। मतलब एक चीज समझ में आ गई, जब हमने डिस्टेंस को बढ़ाया तो फोर्स घट रहा था, जब मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में बोल दी बेटा कि अगर मान लो मासेस को डबल करा है, दोनों को डबल करा है, तो फोर्स अपने आप 4 गुना बढ़ता, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ भाई, हमें क्या करना है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट की मास को क्या करना है, डबल करना है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर मास को डबल करना है, किसी एक का मास डबल करोगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में वो क्या होगा बेटा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगला कुछ पॉइंटर बचे हैं क्या? ओके नहीं, चलो ठीक है, कुछ पॉइंटर और लिख लेते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कुछ पॉइंटर हमारे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आपने सुना होगा कि अगर हमारे पास में मैग्नेट, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हमारे पास में मैग्नेट है तो उनके बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमारे पास चार्ज है उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे ही बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहली बात ये कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, मास होगा, ठीक है ना, क्या होगा, मास होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इसका जो नेचर होगा, जैसे आपने अगर 2 मैग्नेट लिया है, कभी कभी 2 मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, कभी हम जब पोल चेंज करते हैं तो वो रिपेल करते हैं। मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है कि अच्छा मैडम ये पेन है और कुछ ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करेंगे, पेन को घुमा दो वो रिपेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होगा बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसका जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला तो इसका मास होगा, दूसरा ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एंड तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो ये है, जैसे मान लो हमारे पास 2 चार्ज है या 2 मैग्नेट है, तो उनके बीच अगर मान लो कुछ मीडियम ला देंगे तो उनके फोर्स पे इफेक्ट पड़ जाता है, फोर्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है। ग्रेविटेशन के केस में नहीं है भाई, अगर मान ले एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, एक ऑब्जेक्ट इसका मास m2, मान लो यहाँ पे हमने कुछ फोर्स कैलकुलेट करा, डिस्टेंस मान लो r है, हमने फोर्स कैलकुलेट करा, कुछ f वैल्यू आई, अगर मैं दोनों मास को क्या करूं, पानी में डिप कर दूं, पानी में लेके चली जाऊं मैं, अब बोलूं कि भाई फोर्स निकाल, अभी भी इनके बीच का फोर्स वही आएगा। लेकिन अगर यहीं पे चार्ज होता, एक चार्ज Q1 होता है, एक चार्ज Q2 होता, उनको अगर हम पानी में लेके जा रहे हैं या पर्टिकुलर मीडियम में लेके जा रहे हैं, उस केस में फोर्स की वैल्यू बदल जाती है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेटा कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्या नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम वैक्यूम में मेजर कर रहे हो या तुम पानी में जाके मेजर कर रहे हो या तुम हनी में जाके मेजर कर रहे हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा डज नॉट डिपेंड, डज नॉट, अरे कुछ ज्यादा स्पेलिंग होगी क्या यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ बालक, तो हम लिख देंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डज नॉट डिपेंड ऑन अ मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये हमारे हो गए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। थैंक यू सो मच।